हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक छोटी सी न्यूज़ है। जो स्टूडेंट्स JNK से बिलोंग कर रहा है या जिस स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम देना है अपना JK SSB का जिन्होंने जेई का टेस्ट देना है, पेपर देना है, डियर स्टूडेंट्स, KTP उन स्टूडेंट्स के लिए 3 लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है। 3 लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है, जो 9, 16 और 23 मई को ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। जो लाइव टेस्ट होंगे, ये लाइव टेस्ट सेम पैटर्न ऑफ JK SSB पर होंगे। जितने क्वेश्चंस आपके JK SSB में आएंगे उतने ही क्वेश्चंस आपको उस टेस्ट में मिलेंगे। एज़ पर योर सिलेबस होगा, एज़ पर योर पैटर्न होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं या अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं या अपने आप को और पता करना चाहते हैं कि मेरे को अभी किन सब्जेक्ट्स पे और वर्क करना है, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों से पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग। ऑलरेडी हम लोग पहले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे देख रहे हैं कि कैसे कैसे और क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो हैं ये PPSC मतलब क्या है, पंजाब JEE से क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि PPSC ने कंडक्ट कराया है, ये थापर यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया है। किसके लिए डियर स्टूडेंट्स? JEE एंड SDO के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस JEE के हैं, कुछ क्वेश्चंस SDO के हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जैसे ये हमारा 3rd वीडियो है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए डियर स्टूडेंट्स ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 लगातार 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग इसको और बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना, क्योंकि दिखाई जरूर देना चाहिए। अगर आपको अच्छे से दिखाई देगा तभी आप क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन। ध्यान से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर हाइड्रोलिकली मोस्ट इफिशियंट रेक्टेंगुलर चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शंस को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग समझना चाहते हैं कि मोस्ट इफिशियंट सेक्शन कौन सा होता है और कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सा, जब भी मोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है ना, मोस्ट इकोनॉमिकल की जब भी बात होगी डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा मतलब है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। समझे मेरी बात? क्या डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम कैसे हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब आप 2 चीज में क्या कर रहे हैं, कॉस्ट दे पा रहे हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सकवेशन एंड सेकंड वन इज द लाइनिंग। किस किस में डियर स्टूडेंट्स? एक्सकवेशन एंड लाइनिंग में आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं पैसे को। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्सकवेशन एंड लाइनिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या करना था, एक बार हमने एक्सकवेशन कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइन करते हैं, लाइन कैनाल, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए, हम लोगों को एक पॉइंट दिमाग में रखना है, सेटअप करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, डिस्चार्ज पास करना चाहिए। क्या डिस्टेंस? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए, और कम से कम क्या आना चाहिए, कॉस्ट आना चाहिए। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को पता करें। तो डिस्टेंस आप खुद सोचिए, जब आप लाइनिंग करेंगे तो किसके अलोंग करेंगे, पेरीमीटर के अलोंग करेंगे। तो हम लोग हर केस में क्या करेंगे, पेरीमीटर को मिनिमम लाने की कोशिश करेंगे कि जितना कम पेरीमीटर होगा उतना ही हमारा क्या होगा, लाइनिंग कम होगा। अगर लाइनिंग कम होगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या कर जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे हमारे क्या गिवन कर रखा है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते जाइए। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, क्या डिस्टेंस, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल डिस्चार्ज
क्या डिस्टेंस, डिस्चार्ज क्या, कैपिटल क्यू विल बी मैक्सिमम, डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, एंड वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम। तो एग्जाम में कभी कभार अगर इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की क्या कंडीशंस होती हैं, तो डिस्टेंस ये कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम, वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्टेंस। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में हम लोग जनरली जो सेक्शंस स्टडी करते हैं, फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेकंड वन इज द डिस्टेंस ट्रेपीजॉइडल सेक्शन, एंड थर्ड वन इज द सर्कुलर सेक्शन। इन 3 सेक्शंस को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली स्टडी करते हैं। अब एग्जाम में जो ये जेई का पेपर है, इसमें क्वेश्चन आया है किससे, रेक्टेंगुलर सेक्शन से। पर डिस्टेंस हमारा मोटो सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं होता है, उस क्वेश्चंस को या उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है, हमारी टीम की कोशिश होती है कि वो सारे टॉपिक आपके साथ हम लोग लेकर के आएँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए अब आप फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिस्टेंस आप देखिए, हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं अच्छे से, और फिर देखते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास कोई इस तरीके का क्या है, हमारे पास सेक्शन है। इस टाइप का जो सेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन। और डिस्टेंस इसमें हमारे पास यहाँ पे ये हमने क्या ले रखा है, ये हमने ले लिया यहाँ पे वाटर लेवल, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे क्या वाटर लेवल, और इसमें हमने क्या फिल कर रखा है, डिस्टेंस वाटर फिल कर रखा है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये विड्थ है, इस विड्थ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी। बी इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल, एंड वाई का ये कुछ केसेस में हम लोग वाई कंसीडर करके चलते हैं, और कुछ केसेस में हम लोग इसको स्मॉल डी भी कंसीडर करके चलते हैं। इसलिए हमने क्या नहीं होना, डिस्टेंस कंफ्यूज नहीं होना है। अब डिस्टेंस आप बताइए, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर चैनल। देखिए, एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लो, तो बोलिए डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लो इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर बी मल्टीप्लाई डी या फिर बी मल्टीप्लाई वाई। ओके, अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेटेड पेरीमीटर, तो वेटेड पेरीमीटर इट इज इक्वलेंट किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस, ये हो जाएगा। वेटेड पेरीमीटर का मतलब है कि वो सरफेस जो वाटर से क्या हो चुकी है, वेट हो चुकी है। तो इसमें कौन सा सरफेस होगा, डिस्टेंस प्लीज ध्यान से देखिए, ये वाला जो सरफेस है ये सब क्या हो चुका है, वाटर से वेटेड हो चुका है। तो इन सारी जितना भी वेटेड हो चुका है, इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना होगा डिस्टेंस, बी प्लस डी प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, बी प्लस 2d। ओके स्टूडेंट्स, b प्लस 2d इज द क्या डिस्टेंस, वेटेड पेरीमीटर, इट इज डिनोटेड बाय p एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, या फिर डिस्टेंस इसी को किस दूसरे नाम से क्या जानते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। कहीं कहीं पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं, और कहीं कहीं पे इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस हाइड्रोलिक मीन रेडियस बोलते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है डिस्टेंस, कहीं कहीं पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और कहीं कहीं पे इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन रेडियस। इसको डिनोटेड डिस्टेंस कहीं पे स्मॉल m से करते हैं, तो कहीं पे इसको हम लोग कैपिटल R से करते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, आप सभी को पता है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एरिया ऑफ फ्लो बाय वेटेड पेरीमीटर। क्या डिस्टेंस, वेटेड पेरीमीटर। तो इन पॉइंटों को हमने क्या रखना है, डिस्टेंस याद रखना है। R इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो बाय वेटेड पेरीमीटर, ये किसके क्या डिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस। ओके, डिस्टेंस अब हमने देखना है यहाँ पे, अगर आपको लिखा हुआ है ध्यान से देखते चलिए, एरिया इक्वल टू क्या है हमारे पास, B मल्टीप्लाई डी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द B, तो B इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस A बाई डी। अगर आप इस वैल्यू को पेरीमीटर में रखते हैं तो व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू A बाई डी प्लस क्या हो जाएगा डिस्टेंस 2D। ओके,
अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशंस का क्या किया जाएगा डिस्टेंस यूज किया जाता है, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि कोई इक्वेशन दे रखी है कि बताइए किस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो आप क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको इक्वेट जीरो करके आप पता कर लेते हैं कि उसका वैल्यू क्या आ रहा होगा, किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। मैक्सिमम मिनिमम के केस में हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस dp बाय डी, और ये d समझ रहे हैं, dp बाय डी अपॉन डी। देखिए आप देखिए जैसे क्या होता है dy अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, y का x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सेम एज वेल एज पेरीमीटर का किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस डेप्थ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर पॉइंट हो गया हमारे को dp बाई डी डी। तो आप जब इसका करेंगे तो आप सबको पता है d अपॉन डी, ये d हो गया इन ब्रैकेट a बाई डी प्लस कितना हो जाएगा डिस्टेंस 2d हो जाएगा। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, आप सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a d माइनस प्लस 2d भी लिख सकते हैं। तो आप सबको पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे क्या है x की पावर n, तो आप लिखते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 लिख देते हैं। तो सेम एज वेल एज यहाँ पे क्या होगा, a इज द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू d। जब आप इसका करेंगे तो आप लिखेंगे इस तरीके से d माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा डिस्टेंस 2d का 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे को यहाँ से कुछ टर्म्स सीखने को हमको यहाँ पे इजीली मिल गया डिस्टेंस। वो हमारे पास क्या है, देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। मतलब कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि dp बाय डी को हमने क्या कर देना है, 0 के इक्वल करना है, पता करने के लिए कि क्या मैक्सिमम वैल्यू रही होगी 0 0। तो इसका मतलब हो गया a बाय डी स्क्वायर प्लस 2 और ये क्या है माइनस इक्वल टू क्या डिस्टेंस प्लस 2। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे आप a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस d स्क्वायर। a इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस d स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब आपसे वैल्यू पूछा जाए तो अब आप क्या बता सकते हैं, देखिए एरिया इक्वल टू क्या है b इंटू डी, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे b इंटू डी सॉरी डिस्टेंस 2d स्क्वायर के इक्वल आएगा। ओके, एरिया इक्वल टू 2d स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू कितना डिस्टेंस b इंटू डी इक्वल टू क्या है 2d स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है डिस्टेंस, ध्यान से देखिए यहाँ से हमारे को एक रिजल्ट मिल रहा है, एक d से एक d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे b इक्वल टू 2 टाइम्स d के इक्वलेंट लिखेंगे। यस और नो बोलिए, क्या लिखेंगे डिस्टेंस, विड्थ मतलब विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल इट इज 2 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। तो डिस्टेंस एक तो हो गया हमारे पास ये वाला, किसके केस में, ये इकोनॉमिकल किसके केस में, इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर के केस में। सेकेंड डिस्टेंस एक रिजल्ट और हमने देखना है, व्हाट इज द हाइड्रोलिक रेडियस फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल के केस में क्या वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू भी हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस क्या वैल्यू आएगा हमारे पास सिंपल सा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे r इक्वल टू a बाय p। यस और नो, व्हाट इज द a इज द एरिया, एरिया इक्वल टू कितना डिस्टेंस b मल्टीप्लाई d अपॉन व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू कितना डिस्टेंस हमारे पास, पेरीमीटर है हमारे पास b प्लस 2d, तो b प्लस 2d, तो b का वैल्यू क्या डिस्टेंस 2d मल्टीप्लाई d है अपॉन कितना हो जाएगा b इक्वल टू 2d प्लस 2d। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास ऊपर, ये हो गया 2d स्क्वायर। यस और नो, 2d मल्टीप्लाई d 2d स्क्वायर अपॉन 4d। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारे पास d बाई 2 के इक्वल है। व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस कहिए या फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहिए। कुछ बुक्स में हाइड्रोलिक मीन रेडियस दे रखा होता है, कुछ बुक्स में क्या दे रखा होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दे रखा होता है। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट सारे क्या हो गए, क्लियर हो गए डिस्टेंस। इस तरीके से हमने पूरा क्या करना था, ये छोटा सा डेरिवेशन है, तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस ये दो वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। रेक्टेंगुलर चैनल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल, क्या डिस्टेंस,
rectangular channel will be most economical when width of the rectangular channel it is equal to 2 times of the depth of the flow। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है width is 2 times depth of flow। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकेंड कंडीशन डिस्टेंस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मीन्स R इक्वल टू D/2। ये किस चीज को बता रहा है? ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के केस में बता रहा है। डिस्टेंस कभी आपसे हाइड्रोलिक मीन रेडियस पूछा जाएगा, कभी आपसे ये वाला रिलेशन पूछा जाएगा, जैसा कि एग्जाम में पूछा गया है। ये तो था डिस्टेंस हमारे पास इन मतलब किसके केस में? फॉर रेक्टेंगुलर के केस में। नेक्स्ट देख रहे हैं डिस्टेंस हम लोग ट्रेपीजॉइडल सेक्शन के केस में। तो डिस्टेंस ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ ट्रेपीजॉइडल सेक्शन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ चीज़ों को। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपीजॉइडल सेक्शन ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है? एक ट्रेपीजॉइडल सेक्शन है। इसको देखिए ध्यान से। ये हमारे पास हो गया एक ट्रेपीजॉइडल सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स क्या करने, मार्क करने। व्हाट इज दिस? दिस इज द बॉटम विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल। स्मॉल बी इज द बॉटम विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल। और डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है? ये हो गया हमारे पास, इसमें हमने क्या ले रखा है? डी। ओके, तो डिस्टेंस डी इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो। क्या डिस्टेंस? डी इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे हमने जो साइड स्लोप ले रखा है वो हमारे पास क्या डिस्टेंस? 1 इज द वर्टिकल, n इज द हॉरिजेंटल। क्या डिस्टेंस? 1 इज द वर्टिकल, n इज द हॉरिजेंटल। और अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, एक हमने क्या करना है? डिस्टेंस इस तरीके से पता करना है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टॉप विड्थ, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि व्हाट इज द टॉप विड्थ। यस और नो? देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग इसको नीचे लेकर के आए, व्हाट इज द टॉप विड्थ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टॉप विड्थ के केस में, तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टॉप विड्थ? तो टॉप विड्थ मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, टॉप विड्थ इक्वल टू किसके होगा? डिस्टेंस। देखिए ध्यान से, ये वाला जो विड्थ है ये तो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे पास सिंपल सा स्मॉल बी के इक्वल होगा। यस और नो? अगर ये बी है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? स्मॉल बी होगा। प्लस डिस्टेंस, आप ध्यान दीजिए, ये क्या डिस्टेंस? 1 वर्टिकल, n हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस? d वर्टिकल है, तो हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास? ये हो जाएगा nd। कैसे हो जाएगा? nd। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक यहाँ पे और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से समझना, ये इस तरीके का है, ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं सेम। ओके, इसके अंदर में एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस तरीके का। ठीक है, तो ये क्या डिस्टेंस हमारे पास? हॉरिजेंटल कितना है हमारे पास? सेम बना देता हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, नहीं तो आपको फिर दिक्कत आएगी। मैं सेम बना देता हूँ जैसा है इसमें। ओह सॉरी, ओके ठीक ठीक, सॉरी सेम ही था वो। तो डिस्टेंस ये कितना हमारे पास? n, ये कितना हमारे पास? 1, ये कितना डिस्टेंस हमारे पास? d। तो हमारे को ये पता करना है, कोई मान लेते हैं अभी x है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन लगाइए। सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन क्या कहता है? x/d इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस? n/1 के इक्वल हो जाएगा। तो व्हाट इज द x इक्वल टू हो जाएगा nd। सिंपल सा हो गया। तो डिस्टेंस ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन लगा कर nd। तो ये वाला वैल्यू भी कितना हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास? nd के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टॉप विड्थ, तो डिस्टेंस टॉप विड्थ इक्वल टू b प्लस 2 टाइम्स ऑफ nd। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस टॉप विड्थ। ठीक है, आप इस तरीके से इसको क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं, सिंपल सी चीज है। अब डिस्टेंस इसमें क्या है? इकोनॉमिकल कंडीशंस, जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की कंडीशंस क्या होंगी? डिस्टेंस यहाँ पे 3 कंडीशंस हम लोग देख करके चलते हैं। ठीक है, पहले वाले केस में कितना था? रेक्टेंगुलर में 2, इसमें कितने डिस्टेंस? 3। जनरली 2 ही लेकर के चलते हैं, बट तीसरा तो क्या है? एंगल है। डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा कि जहाँ पे जो ये वाला एंगल है फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। तो डिस्टेंस इस थीटा का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री होता है। क्या होता है डिस्टेंस?
60 डिग्री होता है। जब इस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा उस केस में पेरीमीटर इक्वल टू किसके होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन उस केस में पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है 3 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द ट्रेपीजॉइडल सेक्शन के इक्वलेंट होता है। अब ध्यान से देखिए, पहला कंडीशंस क्या देखें प्लीज, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, कैसे वो अभी मैं आपको बता देता हूं। तो डिस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपीजॉइडल सेक्शन हाफ ऑफ द टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड ऑफ द चैनल। क्या कह रहा है डिस्टेंस, ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से, तो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज दिस, दिस इज द स्मॉल बी। ये क्या था डिस्टेंस, टॉप विड्थ, टॉप विड्थ किसके इक्वल था, b प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन डी, यस और नो। अब उन्होंने क्या बोला, हाफ ऑफ द टॉप विड्थ, तो इसका हाफ क्या होगा डिस्टेंस, b प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन डी का हाफ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, b प्लस 2 एन डी बाई 2, इट इज, ये क्या है, ये है हमारे पास हाफ ऑफ द टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू का साइन है, वन ऑफ द स्लोपिंग साइड ऑफ द चैनल। तो डिस्टेंस आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझते चलिए एक एक पॉइंट को। डिस्टेंस ध्यान से देखिए, अगर आपको दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है d, ये क्या है डिस्टेंस एन डी, तो ये वाला साइड्स क्या होगा, तो आप सभी को पता है ये क्या है राइट एंगल, ये क्या हमारे पास कोई थीटा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इट इज इक्वल टू अंडर द रूट बेस का स्क्वायर मींस डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड डी का होल स्क्वायर। आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा डिस्टेंस, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं स्लोपिंग साइड, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द स्लोपिंग साइड, इट इज इक्वलेंट, क्या कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर, तो आप डी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आपको क्या मिलेगा 1 प्लस एन स्क्वायर। मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है, डी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर के इक्वलेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए एक पॉइंट को। इसका मतलब हुआ दिस साइड इज, जो स्लोपिंग साइड है ये है डी अंडर द रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हाफ ऑफ द टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड ऑफ द चैनल। अगर ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपीजॉइडल सेक्शन कहेंगे। फर्स्ट, सेकंड डिस्टेंस, सेकंड कंडीशन है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहिए इसको, ठीक है, हाइड्रोलिक डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ लिखिए इसको। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। अब कैसे करेंगे डिस्टेंस, सिंपल सा, आपने क्या करना है R इक्वल टू ए बाय पी ही करना है, ठीक है। ए बाय पी करके आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास d बाय 2। नेक्स्ट है डिस्टेंस फॉर स्लोप ऑफ द 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ द स्लोपिंग साइड इक्वल टू विड्थ ऑफ द ट्रेपीजॉइडल सेक्शन। तो इसका सिंपल सा मतलब है जो ये स्लोपिंग साइड है ये इसके क्या होगा, विड्थ के इक्वल होगा। अगर थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, तो इन दिस केस वेटेड पेरीमीटर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द ट्रेपीजॉइडल सेक्शन। तो डिस्टेंस प्लीज रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स, इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही कभी पूछा गया है, अगर होता तो मैं आपके साथ शेयर करता, ठीक है डिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस सर्कुलर सेक्शन। अब सर्कुलर सेक्शन के केस में बताइए क्या आएगा, देखिए सर्कुलर के केस में क्या आएगा, सर्कुलर के केस में देखिए क्या आ रहा है डिस्टेंस फॉर सर्कुलर सेक्शन। कंडीशन क्या डिस्टेंस हमारे पास, कंडीशंस, डिस्टेंस सर्कुलर के केस में हम लोग 2 कंडीशंस देखते हैं, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड सेकंड वन है डिस्टेंस कंडीशंस फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। फर्स्ट वन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी
और जो दूसरा वाला है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स, एक सर्कुलर सेक्शन है और आप सबको पता है इसमें ये जो है ये हमारे पास क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर। ओके, ये जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल डी क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ डेप्थ ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, डेप्थ ऑफ वाटर, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा होता है, थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे करते हैं dp/d थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0 करके पता करते हैं। जब हम लोग मैक्सिमम क्रिटिकल कंडीशंस एक इकोनॉमिकल सेक्शन देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स जब हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डेप्थ ऑफ फ्लो कितना होना चाहिए, स्मॉल d इक्वल टू 0.81 टाइम्स ऑफ d। दूसरा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू किसके होता है डियर स्टूडेंट्स, 0.3 टाइम्स ऑफ डी के होता है। फॉर कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम डिस्चार्ज के केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है डियर स्टूडेंट्स वो कितना होता है हमारे पास, 0.95 डी के इक्वलेंट होता है। आप इनको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं क्योंकि जेईई एसडीओ में हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया सारा कंसेप्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मार्क हुआ पड़ा है परंतु हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम लोग देख सकते हैं। पहला दे रखा है, अच्छा ये सही है, 3 गलत क्यों हैं, ये तो पता होना चाहिए ना किसी भी स्टूडेंट्स को। अगर कोई ऑप्शन सही है तो बाकी फिर ऑप्शन क्यों गलत है, ये जब आपको पता चल जाएगा आप समझ लेना कि आपको मोर देन 60% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, द विड्थ ऑफ चैनल शुड बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ध्यान से देखिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है b इक्वल टू डी। ओके, सेकंड देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, द विड्थ ऑफ द चैनल शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द डेप्थ, मतलब b इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट्स, d/2। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स बोलिए, द विड्थ ऑफ चैनल शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स, मतलब b इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स ऑफ d। फोर्थ है, द विड्थ ऑफ द चैनल शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब b इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द d। अब आपने एकदम अच्छे से सारे पॉइंटों को पढ़ा है, अब आप बता सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्वलेंट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें डियर स्टूडेंट्स सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, बताइए व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर ए क्रॉप व्हेन द ड्यूटी इज 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक ऑन द फील्ड एंड द बेस पीरियड ऑफ 120 डेज। और हमको जो ड्यूटी जो डेल्टा हमसे पूछा है वो सेंटीमीटर में पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी को रिजल्ट याद है, ड्यूटी इक्वल टू 8.64 b/डेल्टा। ये फॉर्मूला हमने कब यूज करना है, ड्यूटी किस में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है हेक्टेयर पर क्यूमेक में। ओके, बेस पीरियड इन डेज में और डेल्टा इन मीटर। ओके, इन मीटर। नेक्स्ट फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स, ड्यूटी इक्वल टू 864 b/डेल्टा। इस केस में डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, ड्यूटी किस में डियर स्टूडेंट्स, हेक्टेयर पर क्यूमेक में। ओके, बी किस में डियर स्टूडेंट्स, मतलब डेज में, और ये जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या डेल्टा, ये किस में, सेंटीमीटर में। तो आप सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, सेंटीमीटर में पूछा है तो हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 864 बी इज द बेस पीरियड 120 डेज अपॉन डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ड्यूटी कितना दे रखा है 864। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको क्या कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो डेल्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर इस तरीके से पता होना चाहिए सारा कुछ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 120 सेंटीमीटर ना कि 120 मीटर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज देयर इज ए मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर, फॉरो इरीगेशन, बेसिन फ्लडिंग इरीगेशन, बॉर्डर मेथड ऑफ द इरीगेशन और है स्प्रिंकलर इरीगेशन। अगर डियर स्टूडेंट्स आपसे अभी एक क्वेश्चन और आएगा तो इसलिए अभी आप ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या आएगा, स्प्रिंकलर इरीगेशन, क्योंकि इसमें लॉसेस क्या होता है, कम होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए स्प्रिंकलर इरीगेशन का कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है।
मतलब हम उस क्रॉप के लिए कभी भी स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज नहीं कर सकते जिसके लिए हाई इंटेंसिटी क्या है ऑफ इरिगेशन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसमें जो लॉसेज है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पाइप आउटलेट डिस्चार्ज फ्रीली इनटू द एयर इज ए। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा पाइप आउटलेट से। किससे मिल जाएगा डिस्टेंस? पाइप आउटलेट से। क्योंकि जो इससे पहले वाला वीडियो है मैंने उसमें आउटलेट्स को आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उसको। ये आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या दे रखा, आउटलेट के बारे में दे रखा है, टाइप्स ऑफ आउटलेट। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सिस्टम, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक बार देखिए थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको एक बार रब करता हूँ। इस तरीके का जो ये है, व्हाट इज दिस? दिस इज द आउटलेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस? आउटलेट बोलते हैं। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस? ये स्ट्रक्चर है हमारे पास वाटर कोर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द वाटर कोर्स एंड दिस इज द आउटलेट, या फिर क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। तो कितने टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं हमारे पास? 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल होते हैं, नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर या फिर फ्लेक्सिबल, और थर्ड वन है रिजिड मॉड्यूल या फिर मॉड्यूलर आउटलेट। मॉड्यूलर आउटलेट जो होता है या फिर रिजिड मॉड्यूल जो होता है, इस केस में डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। गिब्स मॉड्यूल इज ए एग्जांपल ऑफ रिजिड मॉड्यूल। सेमी मॉड्यूलर में क्या होता है, डिस्चार्ज इज डिपेंड अपॉन द वाटर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी। इसमें जो डिस्चार्ज लेवल है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वाटर कोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। एंड पाइप आउटलेट इज ए एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल मॉड्यूल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ए पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली एयर इनटू द एयर इज ए फ्लेक्सिबल मॉड्यूल। ओके डियर स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल मॉड्यूल। अच्छा, इसमें तो आंसर टिक है, पर आपको तो पता होना चाहिए ना कि फ्लेक्सिबल मॉड्यूल ही क्यों है, उसमें रिजिड या फिर गिब्स क्यों नहीं है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16। ये सारे क्वेश्चन JEE-SDO के हैं, सो प्लीज़ आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलिए। इफ़ द एवरेज पार्टिकल साइज D इज रिप्रेजेंटेड इन mm, देन द लेसिस सिल्ट फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। तो डियर स्टूडेंट, लेसिस साहब ने एक इक्वेशन दिया था, F इक्वल टू 1.76 अंडर रूट D, किसमें डियर स्टूडेंट्स, mm में। तो ये हमारे पास रिलेशन है किसका, सिल्ट फैक्टर का। तो यहाँ से आप देखेंगे सिल्ट फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू D की पावर 1/2, और क्या लिख सकते हैं इसको, D की पावर 0.5। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। बट डियर स्टूडेंट्स, लेसिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। अब आपने यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आपने ये पॉइंट हमने ध्यान देना है कि जो लेसिस थ्योरी है, यहाँ पे हमारे को 3 फंडामेंटल इक्वेशंस दी गई थी। प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट क्या था, V इक्वल टू अंडर द रूट 2/5 F इंटू R। सेकेंड क्या था डियर स्टूडेंट्स, AF स्क्वायर इक्वल टू 140 V की पावर 5। जो थर्ड है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, बोलिए। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास V इक्वल टू 10.8 R की पावर 2/3, S की पावर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 1/2 के इक्वलेंट होता है। तो आप ध्यान से समझें तीनों पॉइंट्स को। ये तीनों इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस हैं, ये फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जो लेसिस साहब ने दी थी। इन्हीं से ही हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस बनती हैं। फर्स्ट, सेकंड जो है हमारे पास V इक्वल टू Q F स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। सेकंड है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हो गया सेकंड। थर्ड, पेरीमीटर इट इज इक्वलेंट 4.75 अंडर रूट Q। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक मीन रेडियस इट इज इक्वल टू 5/2 V स्क्वायर बाय F। एंड फिफ्थ वन इज द डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास है वो कौन सा है, आप सभी को पता होगा, व्हाट इज द स्लोप इक्वेशन। ये था डियर स्टूडेंट्स F की पावर 5/3 अपॉन 3340 Q की पावर 1/6। ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिल्ट फैक्टर फॉर अपर बरी डॉब कैनाल। क्या पूछ रहा हूं मैं, दोबारा से बोलिए, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिल्ट फैक्टर फॉर अपर बरी डॉब कैनाल, जिसपे कैनेडी ने अपनी थ्योरी दी थी। कैनेडी साहब ने जिस पे अपनी थ्योरी दी थी वो किस पे दी थी, अपर बरी डॉब कैनाल पे दी थी।
जो ओल्ड पंजाब एट नाउ जो कहाँ पे पाकिस्तान में है, ठीक है, उस पर उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दी थी कि रिजीम चैनल कौन सा होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बस आपको ये बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिल्ट फैक्टर फॉर अपर बरी डॉब कैनाल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द सेंसिटिविटी, व्हाट वुड बी द सेंसिटिविटी फॉर ए नॉन फ्लेक्सिबल मॉड्यूल। नॉन फ्लेक्सिबल मॉड्यूल का सिंपल सा मतलब किससे, यहाँ पे रिजिड मॉड्यूल से है। किससे डियर स्टूडेंट्स, रिजिड मॉड्यूल से है, ठीक है। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, रिजिड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में सेंसिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, 0। मैंने लास्ट केस में कराया था जहाँ पे सेंसिटिविटी के बारे में बताया था। तो देखिए ध्यान से, सेंसिटिविटी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू, या टू हमारे पास क्या होता है, डी जी बाय किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस वाई के इक्वल होता है। अब डिस्टेंस इन केस ऑफ, ठीक है, ध्यान से समझिए, इन केस ऑफ रिजिड मॉड्यूल, इन केस ऑफ रिजिड मॉड्यूल, in case of rigid module discharge is constant, okay dear students, discharge is constant। अगर discharge constant होगा तो उसमें वेरिएशन क्या होगा, 0। that means sensitivity equal to 0 for rigid module। तो इन पॉइंटों को आपने क्या रखना है, ध्यान रखना माय डियर, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड्स द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एवेपोरेशन इज नेग्लिजिबल। तो आप सभी को पता है जो इरिगेशन होता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज द सरफेस इरिगेशन, सेकंड वन इज द सब सरफेस इरिगेशन। तो जिसमें इवेपोरेशन होगा वो किस में होगा, डिस्टेंस सरफेस इरिगेशन में है। एवेपोरेशन लॉसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बट जो क्या है, सब सरफेस अंडरग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड सरफेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर ग्राउंड सरफेस है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा, डिस्टेंस पाइप कनेक्शंस कर रखे हैं। तो डिस्टेंस इस टाइप का जो इरीगेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सब सरफेस इरीगेशन। क्या बोलते हैं इसको, सब सरफेस इरीगेशन। और व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सब सरफेस इरीगेशन, ड्रिप, ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन इज द एग्जांपल ऑफ सब सरफेस इरीगेशन। इसी को हम लोग ट्रिकल इरीगेशन के नाम से भी जानते हैं, ट्रिकल इरीगेशन के नाम से जानते हैं। तो डिस्टेंस इसमें जो डीप पर्कुलेशन एंड एवेपोरेशन लॉसेस दोनों ही क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ध्यान से समझिए, डीप पर्कुलेशन एंड एवेपोरेशन बोथ लॉसेस आर वेरी लेस या इक्वल टू नेग्लिजिबल। सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी होती है वो किसका होता है, ड्रिप इरिगेशन का ही होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होते हैं, मतलब इसमें यहाँ से जो वाटर होता है वो डायरेक्ट क्रॉप के जो रूट्स जोन में क्या होता है, वाटर की सप्लाई होती है। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में सबसे कम एवेपोरेशन क्या होता है, लॉस होता है। और कोई क्वेश्चन है क्या? ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।